हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। बिहार में ग्रेजुएशन का नंबर 1 चैनल ऑल इन 84 आप सभी स्टूडेंट का स्वागत करता है। आप सब कैसे हो? आशा है कि आप सब ठीक ठाक ही होंगे। काफ़ी बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर 2023-27 बीए पार्ट 1 के हिंदी MI ऑब्जेक्टिव VBI क्वेश्चन बता दीजिए, क्योंकि आप जो भी प्रश्न बताते हैं एग्ज़ाम हॉल में वैसे ही प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ हिंदी MIL का वो सारे महत्वपूर्ण VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो BA, BCom तथा BSc वाले के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आपको BA वाले के लिए है या फिर BCom वाले के लिए है या फिर BSc, ये तीनों के लिए है। ठीक है, इसमें सारे वो VBI गेस क्वेश्चन जो है MIL AEC जो आपके सब्जेक्ट में दिया हुआ है AEC, ठीक है, यानी MIL को ही AEC बोलते हैं। तो ये महा मैराथन क्लास है दोस्तों। आपको मैं ये गारंटी देता हूँ कि ये सारे प्रश्न आपको यहीं पर हम याद कराते चलेंगे, लेकिन मैं जैसे बोलता रहूँगा आपको भी वैसे ही बोलता रहना है। ठीक है, रुकना नहीं है। ठीक, आइए हम फटाफट अपने वो सारे VBI महा मैराथन क्लासेस को फटाफट स्टार्ट करते हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। आइए पहला क्वेश्चन को हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा हमारा, हिंदी किस परिवार की भाषा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? ख, भारोपीय। क्या हो जाएगा? भारोपीय। यानी हिंदी किस परिवार का भाषा है? तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है कि भारोपीय का हमारा परिवार का भाषा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अवधी। ठीक है, आप सारे बच्चे कमेंट करके इसका आंसर का जवाब दीजिए। अवधी अवधी लिख के भेजिए कि अवधी अवधी जब आप लिखिएगा 1 से 2 बार तो आपको ये जो आपको आंसर है आपको ऑटोमेटिक है, आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, तो फटाफट अवधी अवधी लिख के भेज दीजिए क्योंकि ये काफ़ी VBI क्वेश्चन है। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारा, मानक हिंदी का मूल आधार है। तो मानव हिंदी का मूल आधार क्या है? तो वो है खड़ी बोली। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी भाषा का विकास कब से हुआ? यानी हिंदी विकास का विकास कब से हुआ? तो वो हुआ था 1000 ईस्वी में। ठीक है, फटाफट सारे बच्चे 1000 कमेंट करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, देवनागरी लिपि किस भाषा को लिखने में प्रयुक्त होती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा हिंदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किस लिपि को वैज्ञानिक लिपि कहा जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा देवनागरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये रहा, बाबू श्याम सुंदर दास ने देवनागरी लिपि में क्या सुधार किया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा पंचमाछारों के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग का सुझाव दिया। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 8वां, इनमें से कौन सी प्राचीनतम लिपि है? यानी सबसे पुराना लिपि के बारे में हमसे पूछ रहा है। तो सबसे पुराना लिपि अगर की बात करें तो चित्र लिपि सबसे पुराना है, क्योंकि जब भाषा का आविष्कार नहीं हुआ था तो अपने जो लोग थे वो अपने विचारों को प्रकट करने के लिए वो चित्र का भी प्रयोग करते थे। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन को तरफ हम बढ़ते हैं। ये एक यूनिट का था, वो सारे VBI क्वेश्चन ये खत्म हो गया। अगला चैप्टर का ये देखते हैं, इसमें गद एवं पद का भी क्वेश्चन लिया गया है, जो चैप्टर बाय चैप्टर है आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा दोस्तों। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, सरकारी कामकाज की भाषा को क्या कहा जाता है? तो उसको राजभाषा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुसंख्यक लोगों की भाषा को क्या कहा जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रभाषा। दोस्तों, अगर आपका इस वीडियो के प्रति अगर पॉजिटिव आता है यानी सकारात्मक रिपोर्ट आता है, यानी आप पूरा वीडियो देख रहे हैं और फिर उसके बाद अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर रहे हैं, तो इसका जो आपको हिंदी MIL का है जो आपको 100 मार्क्स का होता है, ठीक है, एग्ज़ाम, तो आपको हमारे प्रियंका मैम के द्वारा इन सारे प्रश्नों का यानी लघु उत्तरीय तथा दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का VBI क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस सेट लेके आ जाया जाएगा, जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ही महत्वपूर्ण है और आंसर भी आपको समझा दिया जाएगा एकदम दूध भात की तरह। जैसे बचपन में आप कहानियाँ सुन लेते थे और याद हो जाता था ना, उसी प्रकार से आपको भी प्रियंका मैम आपको समझा देगी। लेकिन ये जो ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है वो आपको सकारात्मक आपको एनर्जी देना होगा। ठीक है, आप देख रहे हैं वीडियो बहुत अच्छा है, लेकिन अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। ठीक है दोस्तों, आइए अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। ये वीडियो देखने के बाद आपको है ना यूट्यूब पे कहीं भी इस प्रकार का आपको महा मैराथन का क्लास कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, और ना ही आपको किसी अन्य चैनल पर जाके आपको देखने को मौका मिलेगा, क्योंकि ये आपको पूरा इतना जानिए कि क्वेश्चन के सागर में एक छोटा सा गागर में आपको भर के दिया जा रहा है, जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, संविधान के किस धारा के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया? तो
धारा 343, सारे बच्चे कमेंट करेंगे 343, धारा 343, ठीक है, फटाफट कमेंट कीजिए 343 किस धारा के अंतर्गत दिया गया है हिंदी का राजभाषा, तो 343 धारा के अंतर्गत दिया गया है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था, तो करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा 1955 में, यानी राजभाषा का आयोग होता है ना, जैसे सीबीआई का आयोग होता है, सारे हर एक चेयरमैन होते हैं, आयोग होता है, सारे विभाग का अपना अलग अलग आयोग होता है, उसी प्रकार राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था, तो वो हुआ था आपको 1955 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजभाषा अधिनियम कब बनाया गया, यानी राजभाषा अधिनियम कब बनाया गया, 1976 में, राजभाषा अधिनियम 1976 में, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, 1976 में, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन ये रहा हमारा, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, तो वो आप जानते हैं देवनागरी लिपि है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है, तो वो हुआ है आपको ब्राह्मी लिपि से, ठीक है, ब्राह्मी लिपि से आपका जो देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस भाग में राजभाषा संबंधित प्रावधान है, तो इसका भाग 17 में इसका राजभाषा से है, ठीक है, हिंदी का। अगला क्वेश्चन, 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं का उल्लेख है, तो कितने भाषाओं का उल्लेख है आपको 15, ठीक है, 15 भाषाओं का 8वीं अनुसूची में आपका ये दिया गया है, उल्लेख किया गया है। आइए अगला क्वेश्चन की तरफ हम देखते हैं क्या कहता है, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्राह्मी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी को संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राजभाषा माना गया है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका अनुच्छेद 343। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, संविधान के अनुसार भारत की राजभाषा हिंदी की लिपि क्या है, तो क्या है, वो है देवनागरी। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, राष्ट्रभाषा बनने के लिए सर्वाधिक आवश्यक गुण क्या है, तो वो है बहुसंख्यक लोगों की भाषा, यानी राष्ट्रभाषा कब बनेगा, जब बहुत सारे लोग उसी भाषा का प्रयोग करेंगे, तो हमारे भारत में सबसे अधिक भाषा बोले जाने वाली है वो है हिंदी, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सरकारी कामकाज की भाषा क्या कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, राजभाषा कहते हैं, ठीक है। संविधान के किस भाग को राजभाषा संबंधित प्रावधान है, तो वो है ग, यानी भाग 17, आप ऊपर भी कमेंट किए हुए थे भाग 17 है कि नहीं। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, 92 संविधान संशोधन में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है, तो आपको किया गया है वो 22, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, ये हमारा चैप्टर खत्म हो गया, अब हम आते हैं अपने गद्य एवं पद की तरफ, ठीक है। इसमें गद्य और पद दोनों का जो है ऑब्जेक्टिव कंबाइंड है, ठीक है। आइए पहला क्वेश्चन की तरफ हम फटाफट देखते हैं क्या कहता है पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये हमारा रहा, मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था, तो आपको पता है कि मुंशी जो प्रेमचंद का जो जन्म हुआ था वो लमही में हुआ था, ठीक है। मुंशी प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था, तो प्रेमचंद का जन्म की अगर बात करें वो तो हुआ था 13 जुलाई 1880 को। सारे बच्चे कमेंट करके हमें जवाब देंगे, मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था, सारे बच्चे कमेंट करेंगे 13 जुलाई 1880, सारे बच्चे दो बार कमेंट करेंगे 13 जुलाई 1880 कहाँ जन्म हुआ था, तो लमही में, ठीक है, सारे बच्चे, ठीक है। हमें उम्मीद है कि सारे बच्चे फटाफट कमेंट कर रहे हैं, जो भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं, 13 जुलाई 1880 कमेंट कीजिएगा, आपको यहीं पे आपको जो है याद हो जाएंगे सारे प्रश्नों का उत्तर, ठीक है। तो हमें पूर्ण रूप से है कि आपको इन सारे प्रश्नों को याद करने की दोबारा नौबत ना आए, इसलिए आप यहीं पे फटाफट कमेंट करके हमें जवाब देते रहिएगा। प्रेमचंद का निधन कब हुआ था, तो निधन इनका जो हुआ था वो हुआ था आपको 8 अक्टूबर 1936 को। कब हुआ था, 8 अक्टूबर 1936 को, ठीक है दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। प्रेमचंद किस रूप में ख्यात है, यानी किस रूप में ख्यात है, तो वो कथा सम्राट के बारे में हम जानते हैं, उनके बारे में वो कथा सम्राट कहे जाते हैं। हिंदी के कथा सम्राट किसे कहा जाता है, तो मुंशी प्रेमचंद को, ठीक है। मुंशी प्रेमचंद की कुल कितना कहानियां हैं, तो कुल कहानियां लगभग कितनी है, तो उनकी 300 कहानियां हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुंशी प्रेमचंद की सभी कहानियों का संग्रह का क्या नाम है, तो उनका जो सारा जो संग्रह कहानी है, जितना भी 300 लगभग कहानी लिखे हैं, उन सारे संग्रह को हम क्या कहते हैं, तो मानसरोवर के 8 भागों में, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंडित अयोध्यानाथ के कितने पुत्र थे, तो उनके कितने पुत्र थे अयोध्यानाथ के, तो उनके जो पुत्र थे वो 4 थे। कुमुद का विवाह किससे हुआ था, यानी जो कुमुद है हमारे कहानी के जो नायक है, कुमुद का विवाह के बारे में आपको बताना है, तो दीनदयाल से हुआ था।
वैसे मैम प्रियंका मैम आपको अगर पढ़ाएंगी इसके बारे में, ठीक है, तो आपको एकदम कहानी ये तो है ही, ये बहुत अच्छा कहानी है और उससे भी आसान भाषा में आपको कहानी की तरह आपको समझा देंगी और आप एग्जाम में एकदम मक्खन की तरह लिख के आइएगा, ये गारंटी है हमारा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। फूलमती से उसके गहने ठगने का कुचक्र किन पुत्रों ने रचा था? तो किन किन पुत्रों ने रचा था? उमानाथ तथा दयानाथ ने रचा हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अखबार में फूलमती के किस पुत्र ने आपत्तिजनक लेख लिखा था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दयानाथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फूलमती का कौन सा बेटा विजाफा पत्रकार विलायत गया? तो वो होगा सीतानाथ, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये हमारा रहा, कामतानाथ किस बीमारी से ग्रस्त है? तो वो है टाइफाइड से, ठीक है। फूलमती के जीवन का अंत कैसे हुआ, यानी मृत्यु उसकी कैसे हुई? तो गंगा नदी में डूबने से, ठीक है दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये हमारा रहा, दुख या आपत्ति का पूर्ण निश्चय ना होने पर कौन सा मनोभाव उत्पन्न होता है? ये अगला चैप्टर है आपका, भय। कोई ज्योतिष्य किससे कहे कि कल तुम्हारे हाथ पांव टूट जाएगा तो कौन सा भाव पैदा होगा? तो उसका जो होगा भाव, माने आपको अगर कहा जाए तो वो भय पैदा होगा। अगर आपको कहा जाए कि आपका कल तुम्हारा हाथ पांव टूट जाएगा तो आपके अंदर क्या हो जाएगा? आपके अंदर क्या उत्पन्न हो जाएगा? भय यानी डर। उसी प्रकार ये कह रहा है कि किसी ज्योतिष से कहे कि कल तुम्हारा हाथ पैर टूट जाए तो वो कौन सा भाव पैदा होगा? तो यानी भय यानी डर, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। यदि किसी सामान्य व्यक्ति किसी से कहे कि कल अमुक अमुक तुम्हारे हाथ पैर तोड़ देंगे तो वो कौन सा भाव उत्पन्न होगा? तो वो होगा क्रोध। अगर आपको कोई कह दे कि हम कल तुम्हारा हाथ पैर तोड़ देंगे तो आपको क्रोध आएगा कि नहीं आएगा? बताइए। एकदम बिल्कुल आएगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये हमारा रहा, कविता क्या है? निबंध के अनुसार कविता का महान गुण माना जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका मनोरंजन। यानी कविता क्या है, ठीक है, कविता के जो अनुसार कविता का महान गुण माना जाता है क्या? तो मनोरंजन, ठीक है। मानव विकास संबंधित निबंध इनमें से किस लेखक ने लिखी है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कविता क्या है? किस प्रकार का निबंध है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सिद्धांतनाथ। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। कविता क्या है? किस प्रकार का निबंध है? तो आपको जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर ख, यानी सैद्धांतिक समीक्षा संबंधित। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये हमारा रहा, विचार विधि में किसके निबंध संग्रहित है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रामचंद्र शुक्ल का, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये हमारा रहा, रामचंद्र शुक्ल का प्रथम प्रकाशित निबंध है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा साहित्य, ठीक है। रामचंद्र जो शुक्ल का प्रथम प्रकाशित निबंध जो था वो था साहित्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आचार्य शुक्ल के निबंध 1930 ईस्वी में विचार विधि के नाम से प्रकाशित हुए थे, वे बाद में किस नाम से प्रकाशित हुए? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा चिंतामणि भाग 1 एवं 2 से, ठीक है दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। ये हमारा चैप्टर खत्म हो गया। अब आइए अगला चैप्टर में हम पढ़ते हैं। अगला चैप्टर ये हमारा रहा, बेनपुरी ने गुलाब को किसका प्रतीक माना है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा संस्कृत, ठीक है दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये हमारा रहा, गेहूं और गुलाब शीर्षक पाठ क्या है? तो वो क्या है? तो वो शब्द चरित्र है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये हमारा रहा, बेनपुरी जी के अनुसार नए मानव की क्या नई आकांक्षाएं हैं? यानी क्या जो नया व्यक्ति है उनकी क्या आकांक्षाएं हैं उसके बारे में आपको बताना होगा, ठीक है। तो वो जो है उसकी जो आकांक्षाएं हैं वो आपको गेहूं और गुलाब पर विजय, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन, अपनी विधियों को वश में कर
रोकने के लिए आज मनोवैज्ञानिक ने कितने उपाय बतलाए हैं? तो वो बतलाए हैं 2। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव को मानव किसने बुलाया? यानी मानव को मानव किसने बुलाया था? तो गुलाब ने बुलाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ हम देखते हैं। बेनपुरी जी ने गेहूं को किसका प्रतीक माना है? तो किसका प्रतीक माना है? तो वो माने हैं भौतिक विकास के। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये हमारा रहा, किसकी दुनिया खत्म होती जा रही है? तो वो होती जा रही है गेहूं की। ठीक है, ये आपको गेहूं जो खाने वाला अनाज नहीं है, ये कहानी का गेहूं है। ठीक है, गेहूं और गुलाब जब प्रियंका मैम आपको डिस्क्राइब कराएंगी तो आपको बता देंगी। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन की तरफ हम देखते हैं। राम वृक्ष बेनपुरी का जन्म कहाँ हुआ था? करेक्ट आंसर हो जाएगा बेनीपुर ग्राम में। सारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे राम वृक्ष बेनपुरी का जन्म कहाँ हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था बेनपुरी ग्राम में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रात वृक्ष बेनपुरी का जन्म कब हुआ था? करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा 1902 में। ठीक है, अब एक पंक्ति वाले प्रश्न उत्तर को भी देख लेते हैं, कई बार ये भी पूछ सकता है आपसे एग्जाम में। ठीक है, इसलिए आपको इसको भी हम रिवीजन करा दे रहे हैं। ठीक, ताकि आपको किसी प्रकार एग्जाम हॉल में दिक्कत का सामना ना करना पड़े। ठीक है दोस्तों, आइए इसका फटाफट आंसर हम देख लेते हैं। गेहूं और गुलाब शीर्षक की रचना में गुलाब किसका प्रतीक है? तो गुलाब जो है संस्कृत का प्रतीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा हमारा। गेहूं और गुलाब शीर्षक पाठ में गेहूं किसका प्रतीक है? तो गेहूं किसका प्रतीक है? ऊपर भी आपको हम बताए हैं। तो गेहूं जो है आपका भौतिकता का प्रतीक है। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारा कि मनुष्य को गेहूं की आवश्यकता क्यों है? पेट में ज्वाला शांत करने और शरीर को पुष्ट बनाने के लिए गेहूं की आवश्यकता है। ठीक है, मानव पशु में श्रेष्ठ कौन है? मानव, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मानव एक चैतन्य प्राणी है, उसमें बुद्धि और विवेक होता है, परंतु पशु विवेकहीन होते हैं, अतः मानव सर्वश्रेष्ठ है। अगर पूछा जाए, ठीक है, कि आप और बच्चों से आप सर्वश्रेष्ठ कैसे हैं, तो आपको खुद से ये क्वेश्चन करना है और आपको अपने आप से ये अगर क्वेश्चन कर लेते हैं और उसका जवाब अपने कॉपी पर लिख लेते हैं, तो मुझे पूर्ण रूप से उम्मीद है कि आप अपने लाइफ का एक नया चेंजिंग ला देंगे। अगर आपका इसका आंसर नहीं पता है तो फिर आपको बड़ी दिक्कत है। ठीक है, आपको इसका आंसर अपने खुद से पूछना है कि मैं और बच्चों से कैसे सर्वश्रेष्ठ हूँ। ठीक है, ताकि मैं दुनिया को साबित कर सकूं। आइए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये हमारा रहा, राहुल संस्कृतियान का पहला नाम क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा रामोदर जो है दामोदर दास। अगला करेक्ट आंसर हो जाएगा राहुल जी किस मत के पोषक थे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अनिश्वरवाद के। अगला क्वेश्चन देखते हैं, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार उन्हें क्या कहा जाएगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नास्तिक। अगला क्वेश्चन, राहुल जी को किस धर्म दर्शन ने आकृष्ट किया? तो किस धर्म दर्शन ने आकृष्ट किया यानी अपनी ओर आकर्षित किया? तो बौद्ध। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, राहुल जी किस वाद के समर्थक थे? यानी किस वाद के समर्थक थे? तो वो थे बुद्धिवाद के। अगला क्वेश्चन, वो किस श्रेष्ठ मानते थे? तो वो मनुष्य को श्रेष्ठ मानते थे। अगला क्वेश्चन, किस ग्रंथ के 3 सूत्रों को अनुवाद वो रोज कर लेते थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा मंजीम निकाय। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वे परिश्रम में किसके सामान्य थे? यानी वो किस प्रकार से मेहनत करते थे? तो वो किसके सामान्य थे? तो वो शंकराचार्य के सामान्य थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि शांति प्रियता के संदर्भ में किसके समान थे? तो करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा तथागत। ठीक है दोस्तों, ये भी आपका चैप्टर खत्म हो गया। अब आते हैं अगला चैप्टर की तरफ। क्या कहता है अगला चैप्टर? अगला चैप्टर ये रहा हमारा, भ्रष्टाचार का हल्ला किसके द्वारा मचाया जा रहा है? तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा प्रजा के द्वारा मचाया जा रहा है। वह कौन सी चीज है जो राजा को तो नहीं दिखता परंतु दरबारियों को कभी कभी दिखता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बुरे सपने। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भ्रष्टाचार को ढूंढने का काम किन्हें सौंपा जाता है? तो भ्रष्टाचार का जो काम किन्हें सौंपा जा रहा है आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा विशेषज्ञ दल को चुना जा रहा है, भेजा जा रहा है कि आपको भ्रष्टाचार को देखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भ्रष्टाचार की खोज बीन के लिए विशेषज्ञ जाति
के कितने लोगों को बुलाया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 5। भ्रष्टाचार के स्वरूप कैसा होता है? तो भ्रष्टाचार का जो स्वरूप आपको देखने को अभी भी मिलता है वो होता है सूक्ष्म, है कि नहीं? अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये हमारा रहा, साधु को तावीज का कारखाना खोलने के लिए पेशगी के तौर पर कितनी राशि मिलती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 5 करोड़। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजा पहली बार महीने की किस तारीख को तावीज का असर देखने को निकालता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राजा दूसरी बार महीने के किस तारीख को तावीज का असर देखने के लिए निकालता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 31। हरिशंकर परसाई का जन्म कब हुआ था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 1924 में हुआ था। सारे बच्चे कमेंट करेंगे 1924। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हरिशंकर परसाई का जन्म कब हुआ था, यानी कहाँ हुआ था? तो वो जो हुआ था वो आपको जमानी में हुआ था। सारे बच्चे कमेंट करेंगे हरिशंकर प्रसाद परसाई का जो जन्म हुआ था वो 1924 में जमानी जगह पे जन्म हुआ था, यानी 1924 जमानी। आपको कमेंट करके आपको हमें जवाब इसका देना है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये हमारा रहा, एक चैप्टर हमारा और यूनिट खत्म हो गया। अब आइए अगला यूनिट की तरफ बढ़ते हैं। बाबर की ममता कैसी एकांकी है? तो जो उसकी बाबर की जो एकांकी है वो इस जो किस प्रकार से है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऐतिहासिक। दोस्तों, आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं लेकिन अभी तक अपने दोस्तों के पास शेयर नहीं किया है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी फटाफट अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दें ताकि उनका भी हेल्प हो सके। ठीक है, और ख़ासकर लड़कियां लोग से ये है कि आप लोग को सरकार के द्वारा प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा अगर आपका मार्क्स अच्छा आ रहा है, यानी 60% आ रहा है तो। ठीक है, तो अभी से तैयारी आप लोग अभी नहीं किए हैं तो अभी से लग जाइए, आपकी तैयारी और बेहतर हो सकती है और आप सरकार से 50,000 रुपया का एक छोटा सा उपहार ले सकती हैं। ठीक है, देवेंद्र नाथ शर्मा ने निम्नलिखित एकांकी में कौन सी एकांकी संग्रह है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पारिजात मंजरी। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। बाबर की ममता एकांकी किस बादशाह का पुत्र प्रेम वर्णित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बाबर। अगला क्वेश्चन, बाबर कहाँ का रहने वाला था? तो बाबर जो था वो अरब के रहने वाला था। हुमायूं कहाँ बीमार पड़ा हुआ था? यानी हुमायूं कहाँ बीमार पड़ा हुआ था? तो वो आगरा में बीमार, उसका तबीयत खराब हुआ था। बाबर एक योद्धा था, उसके साथ ही वह क्या था? तो वो एक शायर भी थे। ठीक है नहीं बाबर। अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये हमारा रहा, बाबर ने सबसे बड़ी विजय कहाँ प्राप्त की? तो वो कहाँ की थी? पानीपत में। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? फटाफट कमेंट करके बताइए। 1526 में हुआ था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पानीपत की लड़ाई में प्राप्त करोड़ों की संपत्ति का बाबर ने क्या किया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा दान और तोहफा देने में व्यय। औलाद की मोहब्बत इंसान के दिल की क्या खोलती है? तो वो कमजोरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदुस्तान के राजपूतों के लिए बाबर के दिल में क्या था, यानी उनके प्रति क्या था? तो उनके जो हिंदुस्तान के जो राजपूत थे तो उनके प्रति बाबर के दिल में क्या था? तो उनके प्रति बाबर के दिल में इज्जत था। अगला क्वेश्चन, बाबर की ममता के लेखक हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा देवेंद्र नाथ शर्मा। बाबर की ममता है क्या है? तो वो है एक एकांकी। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बाबर की ममता कथा वस्तु है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऐतिहासिक। अगला क्वेश्चन, आचार्य देवेंद्र नाथ शर्मा की रचना है? तो कौन सी रचना है? भोला राम का जीव। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये हमारा रहा, बाबर की ममता किस प्रकार की रचना है? तो आपको ऊपर भी बताए हैं एकांकी। ठीक है, दवा बीमारी की होता है, मौत का नहीं, यह किसका कथन है? तो वो है बाबर का। देवेंद्र नाथ शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो देवेंद्र नाथ शर्मा का जो जन्म हुआ था वो 1919 में हुआ था। ठीक है, 99 में। ठीक है, 19 आपको याद रखना है, डबल देवेंद्र नाथ डबल 19। ठीक है, आइए अब अगला यूनिट की तरफ हम बढ़ते हैं, यानी अपना अगला चैप्टर की तरफ हम बढ़ते हैं, प्रस्थान करते हैं। ठीक है, अगला चैप्टर ये रहा, उसका ऑब्जेक्टिव, संत कबीर हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भक्ति काल के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित रचनाओं में संत कबीर की रचना
कौन सी मानी जाती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बीजक। संत कबीर किस पंथ या संप्रदाय के कवि थे? तो वो थे ज्ञान श्रेय सखा यानी निर्गुण पथ। ठीक है, जो संत कबीर थे वो किस पथ के कवि थे? सारे बच्चे कमेंट करेंगे निर्गुण पथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? साखी की रचना किस कवि ने की थी? यानी जो साखी कवि है, जो रचना की है साखी, जो आपका एक, ये आप कह सकते हैं आपका एक पद है। ठीक है, वो किस कवि ने रचना किया था? तो कबीर ने किया हुआ था। अगला क्वेश्चन को हम देखते हैं। संत कबीर के अनुसार प्रेम से शून्य शरीरधारी प्राणी कैसा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लोहार की भांति के समान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कबीर कवि हैं, तो कबीर किस प्रकार के कवि हैं? तो वो ज्ञान श्रेय हैं। ठीक है, कबीर के काव्य धारा है, यानी कबीर का काव्य धारा कौन सी है? तो वो है सधु ककड़ी। अगला क्वेश्चन देख की तरफ बढ़ते हैं। कवि के उपास्य हैं, यानी कवि के उपास्य कौन है? तो निर्गुण ब्रह्म। ठीक है, ईश्वर और जगत को अलग अलग मानने वाले की बुद्धि होती है, क्या होती है? ख यानी द्वैत्व। तो दोस्तों ये भी आपका जो एक यूनिट आपका खत्म हो गया। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं अपने अगले यूनिट की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला यूनिट ये हमारा रहा का पहला क्वेश्चन। ज्यासी कवि हैं, तो ज्यासी किस प्रकार के कवि हैं? उपरोक्त में से दोनों, यानी प्रेम मार्गी भी कवि हैं तथा निर्गुण भी कवि हैं। दोस्तों आपको एक शपथ लेना है कि आपको ये जो है पूरा वीडियो देखना है और आपको इन सारे प्रश्नों को 1 से 2 बार देखिए। आपको सारे प्रश्न याद आपको करके ही उठना है। आपसे खुद से एक वादा करना है, संकल्प लेना है कि इन सारे प्रश्नों को हमको याद कर लेना है। ठीक है, जैसे भी हो। ठीक है, वैसे आपको इस याद करने के लिए आपको पीडीएफ भी हम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करा देंगे। ठीक है, आप वहाँ से इसको पीडीएफ को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, कोई भी चार्ज आपको नहीं देना होगा। ठीक है, जब हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी अपने भविष्य के लिए इससे भी अत्यधिक मात्रा में आपको मेहनत करना होगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ज्यासी के दीक्षा गुरु थे, यानी ज्यासी के जो दीक्षा गुरु कौन थे? तो वो थे शेख मेहदी तथा मुबारक शाह, यानी दोनों उनके गुरु थे। इनमें से ज्यासी काव्य ग्रंथ है, इनमें से कौन से ज्यासी काव्य ग्रंथ है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पद्मावत तथा अखरावत। ठीक है, अगला क्वेश्चन। पाठ्य पुस्तक में ज्यासी रचित प्रथम पद में संसार का प्रपंच किसको कहा गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा राजा रत्नसेन पत्नी को तथा नागमती को, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका उपरोक्त में से दोनों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाठ्य पुस्तक में ज्यासी रचित दूसरे पद में संसार में यश को खोद जाने का कारण किसको बताया गया है या बताया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है लोभ, है कि नहीं? आज भी हमारे समाज में देख सकते हैं आप, सूफी मत में साधना के कितने स्वप्ना है, यानी कितने साधन है या स्वप्ना है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, आइए अगला, इसी का हम कुछ और क्वेश्चन भी हम रिवीजन कर लेते हैं क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रेम ख्याल काव्य परंपरा सूफी कवियों का मुख्य दर्शन है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा तसऊफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूफी साधकों में महिला संत है, यानी सूफी साधकों में महिला संत कौन सी है? तो वो है रबिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आचार्य शुक्ल ने सूफी कवियों की प्रेम पद्धति में सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना है, तो क्या माना है? तो करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा प्रेम और पीर। अगला क्वेश्चन की तरफ हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये हमारा रहा। पद्मावत में वर्णित प्रतीकात्मक शब्द हृदय ही किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ख सिंगल द्वीप के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पद्मावत की भाषा है, पद्मावत की कौन सी भाषा है? तो वो है साहित्यिक अवधि। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पद्मावत का कौन सा खंड हिंदी साहित्य की अनुपम निधि माना जाता है? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा नागमती वियोग खंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पद्मावत को अनियोक्ति के स्थान पर अब प्राय शासोक्ति माना जाने लगा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा कि पद्मावत में उपसंहार के बाद जो अनियोक्ति आधार पर है उसे आलोचकों ने प्रक्षिप्त सिद्ध कर दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस ग्रंथ की पद्मावत छाया कहा गया है? तो कौन सा ग्रंथ है? तो वो है ज्ञानदीप। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये हमारा रहा। किस काव्य ग्रंथ के कथनांक पद्मावत से प्रभावित है? करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा छताई वार्ता। अगला क्वेश्चन। हिंदी का प्रथम प्रमाणिक और बड़ा महाकाव्य है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पद्मावत।
अब आइए अगला चैप्टर की तरफ हम प्रस्थान करते हैं। अगला चैप्टर ये हमारा रहा, तुलसीदास की आराध्य कौन है। तो तुलसीदास के जो आराध्य हैं वो है राम। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा, पुष्प वाटिका प्रसंग किस पुस्तक का अंश है। करेक्ट आंसर हो जाएगा रामचरितमानस। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, तुलसीदास की प्रसिद्ध रचना है। तो प्रसिद्ध रचना इसमें से कौन सी है, वो है रामचरितमानस। अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, गोस्वामी तुलसीदास भक्ति काल के किस धारा के कवि हैं। तो वो है रामसरई सगुण धारा। अगला क्वेश्चन, पुष्प वाटिका प्रसंग किसकी रचना है। तो वो है तुलसीदास की। ठीक है, पुष्प वाटिका प्रसंग किस खंड का अंश है। तो करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा बालकांड। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 12वें रामायण के रचयिता थे। तो कौन थे, वो थे आपके हमारे तुलसीदास। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन की तरफ अब हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, अगला क्वेश्चन ये हमारा रहा, रामचरितमानस के लेखक का कार्य तुलसी जी ने कहाँ शुरू किया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अयोध्या। तुलसीदास को कली काल का वाल्मीकि किसने कहा। तो स्मिथ ने कहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, रामचरितमानस में 7 कांड है, इसका अंतिम कांड कौन सा है। तो कौन सा है इसका, उत्तराकांड है। उत्तरकांड इसका रामचरितमानस का 7 कांडों में विभाजित है, लेकिन उसका सबसे अंतिम जो कांड है उत्तरकांड है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, तुलसीदास ने किस उद्देश्य से राम के जीवन गाथा की रचना की है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अपने अंतःकरण सुख प्राप्ति के लिए। अगला क्वेश्चन, रामचरितमानस का महत्व आज क्यों है। तो क्यों है, तो जीवन के मूल्य निर्धारण के लिए तथा सगुण भक्ति तथा लोक मंगल कामना के कारण। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रामचरित से संबंधित हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है। किए हो गया है, लेकिन इसका किसे यहाँ पर बना लीजिएगा। ठीक है, रामचरितमानस को। ठीक है, अब आइए अगला चैप्टर पढ़ते हैं। ठीक है, 1-2 चैप्टर और है। ठीक है, आप वीडियो को लास्ट तक बने रहें, क्योंकि आपके पास ज़्यादा अब टाइम नहीं बचा हुआ है। ठीक है, तो जितना हो सके आप इस पे टाइम फोकस देखिए, आपको इन सारे बातों को और इन सारे प्रश्नों को आपको कंप्लीट करना ही होगा, क्योंकि आपके पास अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। भारत दुर्दशा शीर्षक कविता भारतेंदु के किस नाटक के अंतर्गत है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत की दुर्दशा। अगला क्वेश्चन, प्रस्तुत कविता में किस भावना की अभिव्यक्ति हुई है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा आपका देश प्रेम की भावना। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन की तरफ हम देखते हैं क्या कहता है। अगला क्वेश्चन ये हमारा रहा, प्रस्तुत कविता में व्यंजित हुआ है। तो क्या हुआ है, अतीत, गौरव तथा देश प्रेम। अगला क्वेश्चन, हिंदी गद्य का ठीक परिष्कृत रूप पहल हरिश्चंद्र चंद्रिका में ही प्रकट हुआ है, यह कथन किसका है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। भारतेंदु युग के साहित्य व्यापक स्तर पर गदर से प्रभावित है, यह कथन किसका है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा डॉक्टर रामविलास शर्मा की। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये हमारा रहा, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल पंक्ति किसकी रचनाकार की है, यानी रचनाकार की है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतेंदु। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र है। तो वो कौन सा समाचार पत्र है, उदंत मातंड। ठीक है, नारी शिक्षा के लिए भारतेंदु जी ने कौन सा पत्रिका निकाली है। तो वो है बाल बोधिनी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतेंदु युग में क्या है, भारतेंदु युग में क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्यवर्गीय सामाजिक परिस्थितियों का चित्रण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतेंदु युग की विशेषताएं थी। तो वो कौन सी विशेषताएं थी। तो उसमें ये चारों ऑप्शन हो जाएगा, पद के क्षेत्र में प्राचीनतम आग्रह और गद्य का नवीनता का आग्रह, राजभक्ति के साथ साथ देशभक्ति का भी उदय हुआ था, पद के समान ही गद्य का विकास हुआ था, हास्य व्यंग प्रवृत्ति का भी विकास हुआ था। तो इसमें से आपको चारों में से आपको करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो दोस्तों आपको बता दें ये चारों इसका जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुछ प्रश्न कथनों वाला भी ले लिए हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, भारतेंदु जी ने, इसमें कथन पे विचार करना है आपको। ठीक है, भारतेंदु जी ने भारत के दुर्दशा में भारत की स्थिति का वर्णन किया है, या फिर भारतेंदु युग का पुनर्जागरण युग है, तथा या फिर आपको भारतेंदु ने रीत कला
पुस्तकों को संकलन भारतीय भूषण नाम से किया है या भारतीय युग में उच्च वर्गीय सामाजिक परिस्थितियों का चित्रण हुआ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 1 और 2। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतेंदु युग काव्य प्रवृत्तियां है, तो करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा हमारा समाज की दुर्दशा का चित्रण, सिंहारिकता, ठीक है, या फिर व्यंग, या फिर आपको नारी की स्तुति। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये भी हो जाएगा, सिंहारिकता भी हो जाएगा तथा व्यंग भी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। ये हमारा लास्ट चैप्टर है। ठीक है, 2 चैप्टर और बचे हुए हैं। ठीक है, फटाफट हम इसको भी हम निपटा देते हैं, जैसे और सब्जेक्ट को भी हम निपटाया और चैप्टर को भी। ठीक है, आइए निराला जी कवि हैं, यानी निराला जी कवि हैं तो वो होंगे छायावादी तथा प्रगतिवाद के। ठीक है, निराला जी का जन्म किस तिथि को मान्य है, तो वो है बसंत पंचमी के दिन। ठीक है, जिस दिन हम लोग सरस्वती पूजा भी आप बसंत पंचमी को ही मनाया जाता है कि नहीं। निराला जी के सर्वाधिक लंबी कविता है, यानी इसमें से सबसे लंबी कविता कौन सी है, तो राम की शक्ति पूजा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये हमारा रहा, राजे ने अपनी रखवाली की शीर्षक कविता का केंद्रीय भाव है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा समतावादी प्रयुक्तियों का व्यंग की परिस्थिति। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजे ने अपनी रखवाली की शीर्षक कविता का निराला को किस कृति से संग्रहित है, तो करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा राग विराग। अगला क्वेश्चन, महाप्राण किस कवि को कहा जाता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा निराला। अब आइए एक और चैप्टर है, इसको भी हम फटाफट रिवीजन कर लेते हैं और फटाफट हम इसको भी याद कर लेते हैं। ठीक है, दिनकर की रचना है, यानी दिनकर की रचना इनमें से कौन सी है, तो इनकी जो रचना है अघटन घटना क्या समाधान। अगला क्वेश्चन, बापू का नामकरण है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नायक तथा नायिका प्रधान। बापू के कवि हैं तो दिनकर जी हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बापू काव्य का उद्देश्य है, तो करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा समग्र राष्ट्र के द्वारा शोकाभिव्यक्ति और पश्चाताप को ही बापू की हत्या का प्रायश्चित बताना। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, जिस स्थान पर बापू को गोली लगी थी वह है, तो वो कहाँ लगी हुई थी, तो दिल्ली में। ठीक है, बापू काव्य प्रथम संस्करण हुआ था तो 1947 में। बापू की भाषा है तो वो थी खड़ी बोली। बापू की सबसे बड़ी शक्ति थी तो वो थी सत्य और अहिंसा। बापू की विधा है तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका प्रबंध। बापू की कथा है, बापू की कथा कैसी है, तो आधुनिक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये हमारा रहा, अघटन घटना क्या है, समाधान कविता का प्रतिपाद है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बापू महिमागन नथुराम गोड्स की निंदा और पूरे राष्ट्र के द्वारा शोकनाभूति तथा पश्चाताप के द्वारा प्रायश्चित कराना। तो दोस्तों इसी के साथ होता है वीडियो समाप्त। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए आप ऑल इन 8454 चैनल। अगर किसी भी प्रकार का दिक्कत है तो आप हमें फटाफट कमेंट कर दीजिए, हमारी टीम आपके लिए पूर्ण रूप से हेल्प करेगी। ठीक है, और हाँ दोस्तों एक और बात बताना था, आप हमारे टेलीग्राम पे जाके ज्वाइन हो जाइए, जितने भी आपको नोट्स PDF होंगे वो आपको वहाँ से प्रोवाइड करा दिया जाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, हमारे चैनल पर आप अपनी जो तैयारी है उसको आप और भी बेहतर तरीका से बना सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए ऑल इन 8454 चैनल। बेस्ट ऑफ लक, अच्छा से एग्जाम दे के आइए।